माइक्रोब्स बुरे नहीं होते, सारे जैसे इंसान बुरे नहीं होते वैसे ही सारे माइक्रोब्स भी बच्चों बुरे नहीं होते। कुछ जो होते हैं वो ह्यूमंस को बहुत फायदा भी पहुंचाते हैं। मैक्रोस्कोपिक के अलावा, प्लांट और एनिमल्स के अलावा, माइक्रोस्पोरिक जो है, माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत बहुत बड़ा पार्ट है। माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है, इवन ये ऐसी साइट्स में प्रेजेंट है जहां पे कोई लाइफ फॉर्म रह ही नहीं सकती। कई बार तो ये खुद से उग जाते हैं, कई बार तो ये खुद से ग्रो कर जाते हैं, और कई बार हम इनको न्यूट्रिटिव मीडियम दे के ग्रो करवाते हैं। बड़े काम की चीजें हैं ये। सोचो अगर ये नहीं होते तो इडली डोसा नहीं होते। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं क्वांटम लर्निंग से आपकी बायोमेंटर स्तुति मैम। और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? नया साल आ गया है और नए साल में नए जोश, नए उमंग के साथ वही पुराना चैप्टर। अब पुराना चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि अभी नए नए एग्जाम आ रहे हैं, और नए नए एग्जाम आ रहे हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो नए साल में पुरानी मेहनत के साथ पढ़ेंगे आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बेटा, साल तो बदल गया लेकिन मैं वही तुम्हारी प्यारी स्तुति मैम। तो अब पिछले चैप्टर में अभी तक हम पढ़ रहे थे कि माइक्रोब जो है वो नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ में हमने पढ़ा है कितने सारे माइक्रोब्स है जो इतनी सारी बीमारियां दे रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सारे माइक्रोब्स बुरे नहीं होते, सारे जैसे इंसान बुरे नहीं होते वैसे ही सारे माइक्रोब्स भी अच्छे बुरे नहीं होते। कुछ जो होते हैं वो ह्यूमंस को बहुत फायदा भी पहुंचाते हैं। तो वही है हमारा चैप्टर, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आपके नीट में इससे एटलीस्ट 12 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अक्सर इसमें से बीच बीच में से पूछ देता है आपके इसमें बोर्ड्स में भी आप देखोगे कि यहाँ से नीट में कितने 12 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड्स में अराउंड 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 5 से 6 नंबर के। तो मेरे बच्चों शुरू करते हैं विथ ऑल द जोश एंड उमंग। माइक्रोब्स की अगर हम बात करें बेटा, तो माइक्रोब्स है क्या? चलो देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इस चैप्टर में ना, अगर आपने एनसीईआरटी समझ ली, कुछ बाहर से नहीं पढ़ना है, सब एनसीईआरटी में ही है। तो अगर इस चैप्टर में आपने एनसीईआरटी समझ ली, पक्का आपके जो 12 नंबर नीट के हैं वो पक्का हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप देखते हैं, बिसाइड माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक के अलावा, प्लांट और एनिमल्स के अलावा, माइक्रोस्पोरिक जो है, माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत बहुत बड़ा पार्ट है। और इस बारे में आपने कहां पढ़ा था? क्लास 11 में पढ़ा था। सही पहचाना आपने, कहां पढ़ा था? क्लास 11 में पढ़ा था। तो डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? अब जरा इसका आंसर, अब एनसीईआरटी पूछ रही है तो बताना तो पड़ेगा ही। तो इसका आंसर जरा एक काम करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सा किंगडम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक? कौन है जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं? माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज, प्लांट्स और एनिमल्स में भी। इवन ये ऐसी साइट्स में प्रेजेंट है जहां पे कोई लाइफ फॉर्म रह ही नहीं सकती, सच एज गीजर्स। थर्मल वेंट में आपका जो गीजर है जिससे गर्म पानी, बहुत ठंड पड़ रही है, नहाओ लेकिन गर्म पानी से नहाओ, तो गीजर्स में प्रेजेंट है। और वही गीजर्स में हमारे माइक्रोब्स हैं, ठीक है। इवन लेयर ऑफ सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट है, स्नो के अंदर प्रेजेंट है, और ये बहुत ही डाइवर्स टाइप के होते हैं, सच एज प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगाई। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ पे प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है, कुछ पे नहीं होती है। कुछ जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, और वायरस को ले लो तो सेमी लिविंग होते हैं। माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी कैन बी ग्रोन इन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। और कई बार तो ये खुद से उग जाते हैं, कई बार तो ये खुद से ग्रो कर जाते हैं, और कई बार हम इनको न्यूट्रिटिव मीडियम दे के ग्रो करवाते हैं। वैसे तो ये माइक्रोस्कोपिक है, तो ये हमारी आंखों से नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, लेकिन कई बार जब ये कॉलोनीज में है, जब इन्होंने पूरा एकदम परिवार बसा लिया है, तब ये क्या करेंगे? तब ये नेकेड आई से भी दिखेंगे। और यही कल्चर्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसी के बारे में बता रहा है। ये क्या है मेरे बच्चों? ये रॉड शेप्ड है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉड शेप्ड बैसिलस। याद करो, पढ़ा था 11th में। ये क्या है? ये सर्कुलर स्फेरिकल शेप है, तो इसको क्या कहेंगे?
कोकाई कहेंगे। और ये देखिए रॉड शेप्ड है, लेकिन इसमें से निकले हुए हैं फ्लैजेलास, जो कि क्या करते हैं, मल्टीपल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ देखो, अब ये वायरसेस हैं, जैसे कि ये क्या है, हमारा बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। ये एडेनोवायरस है जो कि रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करता है। क्या करता है, ये जाके आपके लंग्स में जाके रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करता है, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारा टीएमवी वायरस। और टीएमवी वायरस के बारे में भी हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था, क्लास 11 में पढ़ा था। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बात हो गई कि ये क्या है। अब ये यहाँ देखो, यहाँ पे कॉलोनीज है जो कि हमको नेकेड आई से दिख जा रही है। ये क्या है, कॉलोनीज बनाई गई है। ये फंगल कॉलोनी है, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, जो कि न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये उगते हैं, ये फलते फूलते हैं, सदा सुखी रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो ये भी दूध नहा के पूतो फल रहे हैं। अब कई बार ये डिजीज कॉजिंग होते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, और मोस्टली इनके लिए इसीलिए इतना प्रीजुडिस भी है। जैसे हम लोग प्रीजुडिस करते हैं ना कि कोई एक, किसी एक ग्रुप का कोई एक बच्चा अगर खराब है तो पूरा ग्रुप ही खराब होगा, वैसे ही हमारे माइक्रोब्स के लिए भी बहुत प्रीजुडिस है। यार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे भी है वो अच्छे नहीं होते। इवन कई बार हमारी बॉडी में अगर माइक्रोब्स हैं तो वो भी बहुत नुकसान करेंगे। तुरंत तुरंत दवाई खाओ। अगर किसी को तुमने कह दिया कि यार आपकी बॉडी में तो माइक्रोब्स है, तो वो क्या करेंगे, वो डर जाएंगे और जाएंगे डॉक्टर के पास, जो कि तुम बनने वाले हो फ्यूचर में। डॉक्टर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो वो क्या कहेंगे, वो जाएंगे डॉक्टर के पास और कहेंगे कि भैया ये देखो मेरी बॉडी में तो माइक्रोब्स है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, लेकिन बेटा हमेशा माइक्रोब्स बुरे नहीं होते हैं। जैसे हर इंसान बुरा नहीं होता, वैसे हर माइक्रोब भी बुरा नहीं होता। कुछ माइक्रोब जो होते हैं वो बहुत ही काम के होते हैं, बहुत ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत कामकाजी होते हैं, और यही हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले आता है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है, कहां से वो क्या फायदा करते हैं। वो सबसे पहले आता है हमारा क्या, योगर्ट बनाने के लिए या कर्ड बनाने के लिए। अब कर्ड बनाने के लिए मेरे बच्चों क्या होगा कि एक बैक्टीरिया, एक माइक्रोब वो किया जाता है। हमारे घर में मम्मियां करती है ना, जामन लेके आती हैं और उसको दूध में डाल देती हैं। तो वैसे ही योगर्ट के लिए भी क्या होता है, इनोकुलम डाला जाता है। जामन को ही अंग्रेजी में, क्योंकि वी आर स्मार्ट पीपल, एलीट पीपल, हम कॉमन भाषा में तो बात ही नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, हम अंग्रेजी बोलेंगे। कल जाके अपनी मम्मी से कहना, मम्मी ब्रिंग सम इनोकुलम, आई वांट टू प्रोड्यूस कर्ड। प्रोड्यूस नहीं, ठीक है। तो खैर इनोकुलम डालती हैं, जिससे कि क्या होता है, अब इनोकुलम में क्या होता है, मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये क्या है, बैक्टीरिया है। ध्यान रखो कौन कहाँ है, ये बैक्टीरिया है। किस फैमिली से आता है ये, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की फैमिली से आता है। फैमिली इनकी कौन सी है, लैब फैमिली से आता है। ये क्या करता है, अब ये मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं इनोकुलम में, जो जाके मिल्क का जो प्रोटीन है उसको क्या करने लगते हैं, कोगुलेट करने लगता है। अब बताओ जरा, तो मिल्क का प्रोटीन क्या होता है। वैसे तो ये चैप्टर हट चुका है, लेकिन फिर भी हमको तो जानना है, क्योंकि हम कौन है, स्तुति मैम के बच्चे हैं, तो स्तुति मैम के बच्चों को सब पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये जाके और जो मिल्क का प्रोटीन होता है उसको कोगुलेट करने लग जाता है। और मिल्क का प्रोटीन क्या है, केसिन है। कोगुलेट करने लग जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज वेरी गुड। ये क्या प्रोवाइड करता है, अब ये क्या करेगा, विटामिन B12 प्रोवाइड करेगा, जो कि यूजुअली जो लोग वेजिटेरियन होते हैं मेरी तरह, उनकी बॉडी में यूजुअली विटामिन B12 की बहुत कमी होती है। और इसके लिए अगर आपकी बॉडी में, यूजुअली इंडियंस, पूरा इंडियन जो सबकॉन्टिनेंट है उसमें लोगों में कॉमन ये कमी देखी जाती है विटामिन B12 की। तो अगर आपको विटामिन B12 डिफिशियंसी से बचना है तो दही खाओ और रोग से निजात पाओ। चलो, ये तो बात हो गई कि यहाँ विटामिन। इसके अलावा मेरे बच्चों ये ना कई बार बैड बैक्टीरिया से भी बचाता है, प्रिवेंट
from disease causing bacteria. ठीक है, किससे बचा रहा है? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया से बचा रहा है। इसके अलावा और क्या करता है ये हमको ये इट गिव्स, इट इज अ गट फ्रेंडली, मतलब गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है ये हेल्दी बैक्टीरिया हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये तो बात हो गई लैक्टोबैसिलस या तो कर्ड की। अब बात करते हैं दूसरी, और यही हमारा एनसीईआरटी भी कह रहा है कि माइक्रोब्स सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली called lactic acid bacteria grow in milk and convert it into curd. During growth, the lab produce acids that coagulate the partially digested milk protein. A small amount of curd is added to fresh milk as inoculum. किसकी तरह? inoculum की तरह ऐड किया जाता है, which at suitable temperature multiply, thus converting milk into curd. ठीक है, अब दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है डो बनाने का। डो जैसे कि इडली डोसा का डो बनता है, जिसको किसके थ्रू किया जाता है? फर्मेंटेशन किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ये पफ्ड अप अपीयरेंस देता है। जब बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, जब बैक्टीरिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट करता है तो पफ्ड अप अपीयरेंस देता है। तो वैसे ही इडली डोसा का जो बैटर है उसके लिए क्या चाहिए होता है? बैक्टीरिया चाहिए होता है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड अगर ब्रेड का वो बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? ईस्ट चाहिए होता है। फॉर ब्रेड के लिए ईस्ट, कौन सा ईस्ट मेरे बच्चों? सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। सेरेवाइसी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी होता है जो कि ब्रेड, इसी को हम क्या कहते हैं? बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? बेकर्स ईस्ट कहते हैं। ये क्या करते हैं? इसको हम डो में डाल देते हैं और उसके बाद से डो का अपने आप पफ्ड अप अपीयरेंस हो जाता है, फिर उसको बेक कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई बार ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाने में भी ये काम आता है। जैसे कि टॉडी जो है वो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि कई सदर्न इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स में पिया जाता है, और उसको बनाने के लिए भी फर्मेंटेशन करवाना पड़ता है, और वो फर्मेंटेशन के लिए क्या चाहिए होता है? उनको ईस्ट चाहिए होता है। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोब्स टॉडी बनाने के काम में, फर्मेंटेड ड्रिंक, ड्रिंक्स सच एज टॉडी बनाने के काम में आता है। इसके अलावा कई बार सोयाबीन, बैम्बू शूट चाइना में यूजुअली बहुत पॉपुलर है, जहाँ पे बैम्बू शूट जो नई अभी यंग बैम्बू शूट्स होती हैं उनको पकाया जाता है। बैम्बू शूट्स एंड फिशेस आर ऑल्सो फर्मेंटेड, इनका भी फर्मेंटेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? चीज, जो जिसको भी बनाने के लिए हमारा माइक्रोब्स का यूज होता है। तो नेक्स्ट क्या हो गया हमारा? चीज। ठीक है, इसमें चीज के अलग अलग वेराइटीज होते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों? सबसे पहला आ गया स्विस चीज। अब ये ना चीज जो है वो अलग अलग वैरायटी की होती है, डिपेंड करता है कि कितने टेम्परेचर पे इनको बनाया जा रहा है, कौन सा माइक्रोब डाला जा रहा है, इनका फ्लेवर कैसा है, मिल्क कैसा है, उस हिसाब से। जैसे कि चीज में एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया स्विस चीज का। स्विस चीज जो है मेरे बच्चों, अब ये जो स्विस चीज है ये किसके थ्रू बनाई जाती है? ये आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा कि जेरी को ये स्विस चीज बहुत पसंद होती है, उसमें बड़े बड़े गोले होते हैं, खाली खाली से स्मॉल स्पेसेस होते हैं। ये कौन बनाता है? तो ये हमारा क्या है? बैक्टीरिया के थ्रू बनते हैं। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? प्रोपायनोबैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी, बहुत शर्मीला है शायद, इसीलिए इसको हम शर्मानी बुला रहे हैं। नो, हो सकता है शर्मीला हो सकता है। नेक्स्ट एक और चीज होता है जिसको हम रॉकफोर्ड चीज कहते हैं। दूसरा क्या है? रॉकफोर्ड चीज है। ठीक है, रॉकफोर्ड चीज किससे बनता है? तो ये जो है ये बन रहा है किससे?
फंगी से, फंगाई, फंगाई। बहुत टाइम पहले ना मुझे क्लास में एक बच्चे ने पूछा था, मैम फंगस के इतने दोस्त क्यों होते हैं, मशरूम के इतने दोस्त क्यों हैं? तो मैंने बोला क्यों होते हैं? तो उसने कहा बिकॉज ही इज अ फन गाय, फंगाई। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था, बहुत ही लेम जोक था, लेकिन यू नो फन इज फन। तो रॉकफोर्ट चीज किससे बनता है? फंगाई से बनता है। कौन सा बनता है? क्योंकि तुम स्तुति मैम के बच्चे हो तो तुमको तो पता ही होना चाहिए। अब क्योंकि ये चैप्टर हम वन शॉट कर रहे हैं, तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव चैप्टर बनाएंगे तो मैं पढ़ा देती, लेकिन हम वन शॉट कर रहे हैं तो क्या ही पढ़ाऊं, लेकिन फिर भी बता ही देती हूँ। ये पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई के थ्रू बनता है, ठीक है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई के थ्रू बनता है। तो ये तो बात हो गई हमारे खाने में, खाने पीने, हाउस होल्ड आइटम में कैसे माइक्रोब्स का यूज हो रहा है। बड़े काम की चीजें हैं ये। सोचो अगर ये नहीं होते तो इडली डोसा नहीं होता, इडली डोसा नहीं होता तो साउथ वाले खाते क्या? वैसे वो खाते और भी बहुत कुछ है। डोंट हैव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डोंट हैव बाइसेस, खाते बहुत कुछ है वो, लेकिन इडली डोसा मेरा भी फेवरेट है। तो अगर ये नहीं होते तो इडली डोसा नहीं होता, मैं तो बड़ी दुखी रहती। अब आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये बहुत सारे कामों में आता है हमारा, जो भी माइक्रोब्स हैं, और इनको ना इंडस्ट्रियल स्केल पे, बहुत बड़े बड़े स्केलों पे रखा जाता है। देखो यहाँ पे फर्मेंटर्स बनाए गए हैं ना, ये फर्मेंटर्स बहुत बड़े स्केल पे बनाया जाता है, इनको रखा जाता है। सबसे पहला आता है, इंडस्ट्रियल स्केल की बात करें तो सबसे पहला आता है फर्मेंटेड बेवरेजेस। क्या आते हैं? फर्मेंटेड बेवरेजेस, ठीक है। अब फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करें अगर मेरे बच्चों हम, तो फर्मेंटेड बेवरेजेस जो होते हैं उनके लिए अलग अलग तरीके के ईस्ट होते हैं। ये सबसे पहले बड़े बड़े स्केल के फर्मेंटर्स पर रखा जाता है। आपने सुना होगा, याद करो, हमने पढ़ा भी था ये, क्लास 10 में पढ़ा है कि फर्मेंटेशन होता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ 11th में भी हमने पढ़ा था कि फर्मेंटेशन होता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें होता क्या है कि इसमें ना ग्लूकोज को चेंज कर दिया जाता है, किसमें? C6H12O6 को चेंज कर दिया जाता है C2H3OH में, ठीक है। इसके साथ साथ CO2 निकलता है, CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। और ये किसके थ्रू होता है? जाइरेज के थ्रू होता है। एक एंजाइम होता है जाइरेज, और ये प्रेजेंट कौन करता है? तो ये होते हैं हमारे ब्रूअर्स ईस्ट। कौन सा होता है? बेकर्स ईस्ट वाला ही है ये, ब्रूअर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी करता है। इसमें क्या होता है, अब मेरे बच्चों, इसमें शुरू सब एक ही प्रोसेस के थ्रू होता है, लेकिन अलग अलग प्रोसेस, कुछ का डिस्टिलेशन होता है, कुछ का नहीं होता, कुछ का फर्मेंटेशन पीरियड ज्यादा, तो उसके बेसिस पे कहीं विस्की बन रहा है, कहीं वोडका बन रहा है, कहीं ब्रांडी बन रहा है। यू नो तुम लोग तो तेज बच्चे हो, तुम लोग तो सब जानते हो, तो यू नो, लेकिन हमको ध्यान रखना है। अभी हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीज पढ़ के आए हैं, तो तुमको पता होना चाहिए बन कैसे रहा है, लेकिन तुमको ये बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए कि टेस्ट कैसा करता है, क्योंकि यू नो कि क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। तो क्यूरियोसिटी कहीं कैट को किल ना कर दे। एक बार जाके ह्यूमन हेल्थ डिजीज पढ़ लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कितना दुख हो जाता है। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ठीक है। इसके लिए कौन सा ईस्ट यूज होता है? सैक्रोमाइसिस सर्वाइसा यूज होता है, जिसको यहाँ पे, क्योंकि वहां तो ब्रेड बना रहे थे तो उसको बेकर्स ईस्ट कह रहे थे, यहाँ पे इसको क्या कह रहे हैं? ब्रूअर्स ईस्ट कह रहे हैं, क्योंकि हम ब्रूअरी में ब्रू कर रहे हैं। यहाँ पे मॉल्टेड सीरियल्स या फिर फ्रूट जूसेस से बनाया जाता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज, फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, कैसा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, कैसे प्रोसेस में फर्मेंटेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे, और कौन सा माइक्रोब यूज हो रहा है उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि हमारा साके के लिए क्या होता है, एक अलग ही माइक्रोब यूज होता है, उसके अलावा और भी अलग माइक्रोब्स यूज होते, अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स यूज होते हैं। कुछ जो होते हैं वो डिस्टिल्ड बेवरेजेस होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो डिस्टिल्ड बेवरेजेस होते हैं, सच एज
वाइन बियर नहीं, विस्की और ब्रांडी, सॉरी। अब मुझे कहाँ से पता होगा ये सब? जो पीता होगा वो जाने, नहीं जो पढ़ता है वो भी जान सकता है। कुछ होते हैं नॉन डिस्टिल्ड बेवरेजेस जिसका डिस्टिलेशन नहीं होता, जैसे कि वाइन एंड बियर। ठीक है, फर्मेंटेशन प्लांट की फोटोग्राफ 8.5, ये रहा पूरा फर्मेंटेशन प्लांट का फोटोग्राफ, जिसमें आप देखिए ये बड़े बड़े कंटेनर्स रखे गए हैं, ये बड़े बड़े कंटेनर्स रखे गए हैं जिनमें फर्मेंटेशन होता है, एयर टाइट होता है, लॉक होता है, थोड़ा टाइम टाइम पे इसको खोला जाता है ताकि ऑक्सीजन मिल सके इनको, और उसके बाद से फिर इससे बनाया जाता है। अब आते हैं दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या जरूरत होती है, एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है। एंटीबायोटिक्स जो है बेटा, ये हिस्ट्री का मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री का एक बहुत ही रिवॉल्यूशनाइजिंग वो था ये। अब ये हुआ कैसे? तो एंटी जो वर्ड आया है वो आया है ग्रीक वर्ड से। किससे आया है? इट इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक ओरिजिन। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। और बायोटिक जो वर्ड है वो किससे आया है? लाइफ से। जैसा कि हम सब जानते हैं बायोटिक, तो बायोटिक जो है वो है लाइफ से। तो ये अगेंस्ट लाइफ है। अगेंस्ट लाइफ किसके हैं? हमारे तो नहीं है। तो माइक्रोब जो कि डिजीज कॉजिंग है उनके अगेंस्ट है, ये उनको जिंदा नहीं रहने देते हैं। वाइल और ये हमारे क्या है? प्रो लाइफ है। ह्यूमंस के ये प्रो लाइफ है। ये अब केमिकल सब्सटेंस है जो कि माइक्रोब्स रिलीज करते हैं। अब ये हुआ, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के हमारे भैया थे। कौन थे? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। ठीक है, ये एक दिन बहुत ही ज्यादा परेशान हैरान, ये ना क्या कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई पे, स्टेफाइलोकोकाई क्या कर रहे थे मेरे बच्चों? ये स्टेफाइलोकोकाई नाम का एक बैक्टीरिया था, उस पे ये क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई होता क्या है? तो बैक्टीरिया है, ध्यान रखना इन चीजों को। तो स्टेफाइलोकोकाई पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब साइंटिस्ट को अपने एक्सपेरिमेंट से ज्यादा और किसी का फर्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने अलग अलग कल्चर्स उगाए थे स्टेफाइलोकोकाई की, और एक जगह अलग अलग प्लेट्स में, एक प्लेट को धुलना भूल गए। अब क्योंकि बेचारे हैरान परेशान काम कर रहे थे, तुम्हारी तरह खाली थोड़ी थे, तो ये धुलना भूल गए। अब धुलना भूल गए ये, तो वहां पे इन्होंने देखा कि अचानक से एक मोल्ड उगाया है। ठीक है, अनवॉश्ड कल्चर के प्लेट पे मोल्ड उगाया था। और ये मोल्ड था किसका? और ये जहां पे भी ये मोल्ड उगा था ना, वहां पे स्टेफाइलोकोकाई उग ही नहीं पा रहा था। वहां के सारे स्टेफाइलोकोकाई क्या हो जा रहे थे? मर जा रहे थे। तो बाद में जब इन्होंने चेक किया तो इन्होंने देखा कि जो मोल्ड है, ये मोल्ड किस चीज का था? पेनिसिलियम नोटेटम का था। किसका था? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, लाओ इसको थोड़ा मैं अलग कलर कर दूं। पेनिसिलियम नोटेटम का ये मोल्ड था, और तब उनको समझ में आया कि ओके, जहां पे भी पेनिसिलिन उग रहा है वहां पे हमारा बैक्टीरिया नहीं उग पा रहा है। ये तो इतना ही करके चले गए। उसके बाद से दो और साइंटिस्ट आए। कौन? अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। कौन आया है बच्चों? ई चेन एंड एच फ्लोरे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने और इसके बारे में पढ़ाई की। फिर वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ कि इसका बहुत यूज हुआ, और हेंस इन तीनों लोगों को, ई चेन, एच फ्लोरे एंड हमारा ए फ्लेमिंग्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीनों को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। कौन से ईयर में? 1945 में। यही सारी चीजें अपने को याद रखनी है कि कब मिला था, क्या मिला था। जो नीट वाले मेरे बच्चे हैं वो ये सारी चीजों का बहुत ध्यान दें, और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो कहानी सुनते रहें अच्छे से, उसको याद करते रहें, क्योंकि ये आंसर क्वेश्चंस पूछ देता है। ठीक है, तो इनको प्रॉपर अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज।
ताकि इनकी इस डिस्कवरी बाद में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बहुत सारे, सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, तो बहुत पीछे चला गया, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स का ट्रीटमेंट इससे हुआ था, बहुत हेल्प हो गई थी। आज भी लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं अपने से, इसीलिए तुम जो बच्चे मेरे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, जो आधे डॉक्टर बन चुके हैं, झोला छाप अभी तक बन चुके हैं, वो ध्यान दे जरा कि आजकल बीमारियां जो है वो वायरल होती जा रही हैं, और हम अभी भी, जैसे तुम लोगों में से बहुत सारे कॉलर टाइट, फ्यूचर ब्राइट करके, जो भी कोई किसी के पेट में दर्द है तो अरे अरे मैं बताता हूँ, मैं फ्यूचर डॉक्टर हूँ, मैं बताऊंगा, और फिर कोई भी एक दवाई दे दोगे। अच्छा, दवाई से याद आया, जरा इसके और एग्जाम्पल्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तो, कौन से एंटीबायोटिक्स के और एग्जाम्पल है, जैसे कि डिक्लोफेनाक हो गया, या फिर ऐसी सारी चीजें। डॉक्टर तो बनना ही है तुमको, कमेंट करके जल्दी बताना। जो मेरे बच्चे आधे डॉक्टर बन चुके हैं, झोला छाप, वो ध्यान दे जरा कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं है, मैं तुमको दवाई दूंगा, मैं फ्यूचर डॉक्टर हूँ, कह के दवाई दे देते हैं। और बीमारियां आजकल क्या होती जा रही है, वायरल होती जा रही है, और हम कैसी दवाई दे रहे हैं, हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जो कि किसको किल करती है, बैक्टीरिया को किल करती है। इसकी वजह से कई बार साइड इफेक्ट हो जाता है, तो बेटा ऐसा मत करना, ठीक है। दवाई तुम पढ़ोगे, जब तुम जाओगे, जब तुम नीट में जाओगे, तो वहां पूरा एक सब्जेक्ट ही तुमको दिया जाएगा दवाइयों के बारे में, तो इसीलिए थोड़ा वेट कर लो, फिर आराम से दवाइयां लिखते रहना। फार्मेसी का पूरा होता है और वो याद करते नहीं हो पाता है, तो इसीलिए थोड़ा वेट करो। यहाँ पे पूछ भी लिया, you are familiar with commonly used antibiotic penicillin? Do you know penicillin was the first antibiotic to be discovered? यही कहानी बता रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं केमिकल एंजाइम्स। दूसरा जो है वो हमारा क्या है, केमिकल्स एंड एंजाइम। तो केमिकल एंजाइम में अगर हम बात करें बेटा, तो कुछ केमिकल्स जो होते हैं उनका यूज वो इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज करने के लिए, एंजाइम्स जो हैं जैसे दवाइयां बनाने के लिए, या फिर अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, उनका यूज किया जाता है किसके लिए, टू गेट टू एज ए इंडस्ट्रियल स्केल उनका यूज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला हो गया हमारा एसिड प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे सिट्रिक एसिड को अगर प्रोडक्शन करना है तो कौन करेगा, एस्पेरेगस नाइजर करेगा, एस्पेरेगस नाइजर, जो कि क्या है, फंगस है, क्या है, फंगस है। इसके अलावा अगर हमको एसिटिक एसिड का करना है, ठीक है, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड कौन करता है मेरे बच्चों, ये एसिटोबैक्टर एसिटाई करता है, जो कि बैक्टीरिया है, क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है। इसके अलावा अगर हमको ब्यूटेरिक एसिड का करना है, तो ब्यूटेरिक एसिड का कौन करता है, ब्यूटेरिक एसिड का करता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ठीक है। ये भी अगेन क्या है, बैक्टीरिया है। और एट द लास्ट लैक्टिक एसिड, वो तो तुम जानते ही हो, लैक्टिक एसिड का कौन करता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये अगेन क्या था, बैक्टीरिया था, ठीक है। ईस्ट जो है वो कमर्शियल पर्पस में यूज होते हैं, सच एज सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, जो कि क्या यूज होता है, इथेनॉल बनाने के यूज में होता है। माइक्रोब्स का यूज होता है, जैसे कि लाइपेज बनाने के लिए किनका यूज होता है, लाइपेज बनाया जाता है, ये कल्चर करवाया जाता है। इसमें होता क्या है कि लाइपेज बनाने का काम क्या होता है, तो ये ऑयली स्टेन लिपिड्स, लाइपेज क्या करता है, लिपिड्स को डिस्ट्रॉय करता है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, और लिपिड्स क्या है, ऑयल फैट लिपिड्स। तो ऑयल के स्टेन को हटाने के लिए डिटर्जेंट से डिटर्जेंट पाउडर में लाइपेज मिलाया जाता है। इसके अलावा बॉटल फ्रूट जूस के बारे में आपने देखा होगा, आप देखोगे कि वो काफी साफ सुथरा होता है। जैसे अगर तुम बाजार में जूस पीने जाओ, वही वाला जूस जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, क्या था वो स्लैंग, कुछ इंस्टाग्राम पे फेमस हुआ था ना, जूस पिला दो, तो वही वाला जूस अब वो देखो, और साथ में तुम बॉटल वाला जैसे ट्रॉपिकाना देख लो।
अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें ना फाइबर्स आ जाते हैं, इसमें कोई फाइबर नहीं होता, बहुत क्लियर होता है ये। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स इसमें डाले जाते हैं। कौन से एंजाइम? प्रोटेज एंड पेक्टिनेज डाला जाता है, ठीक है। और ये इसको क्लियर रखता है, इसको पीना नहीं चाहिए। आप हमेशा हमेशा फ्रेश जूस पिया करो। ये सारा वही वो वाला जूस जो कि इंस्टाग्राम पे फेमस हुआ था, वो फ्रेश जूस, ये वाला ट्रॉपिकाना व्रोपिकाना नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी का इसमें एंजाइम्स पड़े हुए हैं, कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट आता है एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज रिलीज करता है और ये क्लॉट बस्टर की तरह काम में आता है। अब क्लॉट बस्टर क्या है? आप कोई क्लॉट हो गया, ठीक है, कोई ब्लड का क्लॉट हो गया तो उसको बस्ट तो करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज डाला जाता है ब्लड वेसल्स में, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के लिए जो भी पेशेंट जा रहे होते हैं उनके लिए। दूसरा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन। ये सब मेरे बच्चों लिखते जाना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब साइक्लोस्पोरिन क्या कर रहा है? साइक्लोस्पोरिन ए, जिसको ना इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज किया जाता है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। अब तो कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट जो है उसको बॉडी हमारी रिजेक्ट कर देती है। ये कौन सा टाइप की इम्यूनिटी है सर, बताना मुझे। पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया था गधों, जल्दी बताओ। जिनको आता है वेरी गुड, जिनको नहीं आता वो जाके फिर से दोबारा एक बार मेरा पिछला चैप्टर देख के आओ। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, सीएमआई। क्या है ये? CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसको कई बार हमारी बॉडी में कोई नया ऑर्गन लगा, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, तो हमारी बॉडी जब रिजेक्ट करने लग जाती है तो उसके लिए साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है, इम्यून सिस्टम को हमारे सप्रेस करता है। ये किसके थ्रू होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम का एक फंगस है, उसके थ्रू ये बनाया जाता है और फिर दिया जाता है। इसके अलावा स्टेन्स भी होते हैं। ये स्टेन जो है, जैसे कि मोनेस्कस परप्यूरिस जो है, वो एक टाइप का ईस्ट है, वो स्टेन बनाता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब सीवेज ट्रीटमेंट जो है मेरे बच्चों, वो दो टाइप का होता है। पहला है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारा पूरा फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। क्या है ये? फिजिकल ट्रीटमेंट है। इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं होता कि हाँ ठीक है कोई केमिकल वेमिकल कुछ मिक्स नहीं किया जाता। सिंपली जो भी फिजिकल वेस्ट होता है उसको निकाल दिया जाता है बाय फिल्ट्रेशन। एक तो हमारा फिल्ट्रेशन करते हैं, दूसरा सेडिमेंटेशन करते हैं। इसमें क्या प्रोसेस होते हैं? फिल्ट्रेशन और दूसरा क्या है? सेडिमेंटेशन है। अब फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि जो भी सॉलिड वेस्ट है, अब ये सबसे पहली चीज कि ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता क्या है? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमें जाता है बेटा हमारा सीवेज। अब सीवेज है क्या? तो तुम्हारे घर में क्या है? तुम्हारे घर में शौचालय है, क्योंकि शौचालय है जरूरी, अभी भारत सरकार ने वो भी चलाया था। तुम्हारे घर में शौचालय है और शौचालय में क्या है? पाइप है, जो कि कहाँ जाती है? जो कि सारा, अब मैं कैसे बताऊं, सारा फेशियल वेस्ट, जिसको आम भाषा में या मेरी भाषा में कढ़ी चावल भी कह सकते हैं, तो वो कढ़ी चावल लेके सारा कहाँ जाती है? सीवेज के पास जाती है। अब डोंट मेक दैट फेस, ठीक है। कढ़ी चावल की पूरी कहानी है, कभी आराम से सुनाऊंगी तुम लोगों को कि इसको मैं कढ़ी चावल क्यों कहती हूँ। बाकी तो सारा फेशियल वेस्ट को लेके जाती है सीवेज में, और यही सीवेज में जो भी उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद से ये बहुत काम में आ जाता है, सच एज फर्टिलाइजर्स के काम में आ जाता है ये। और फिर जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वापस नदी में बहा दिया जाता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। और ये ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं ये देख रहे हैं हम। और तो बेसिकली सीवेज में होता क्या है? सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों? ऑर्गेनिक मैटर्स एंड माइक्रोब्स होते हैं। कई बार ये डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस भी पाए जाते हैं इसमें, तो इसको नेचुरल वाटर बॉडीज में डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए इसका सीवेज ट्रीटमेंट करवाया जाता है। हाँ, तो अब आते हैं यहाँ पे। इसमें क्या हुआ कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है
कि सबसे पहले फिजिकली रिमूव किया जाता है, जो भी बड़े बड़े पत्थर या फिर जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको रिमूव किया जाता है फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू। सबसे पहले क्या होगा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होगा, जिसमें इनिशियली जितने भी फ्लोटिंग डेब्रीज है उसको निकाल दिया जाएगा, जो भी ऊपर फ्लोट कर रहा है उसको निकाल दिया जाए, जो हल्का है, और जो भारी है वो नीचे जाके बैठ जाता है, तो वो सेडिमेंट बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज कहते हैं। और जो बचा हुआ सुपरनेटेंट है वो क्या फॉर्म करता है, इफ्लुएंट फॉर्म करता है। सपोज ये जो है ये हमारा है, अभी यहाँ पे सॉलिड वेस्ट सारा बैठ गया, ठीक है, सॉलिड वेस्ट सारा बैठ गया, और लिक्विड वेस्ट जो है वो तैर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा स्लज हो जाएगा। क्या, प्राइमरी स्लज। और ये क्या हो जाएगा, सुपरनेटेंट जो है वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी इफ्लुएंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, इफ्लुएंट हो गया। अब इफ्लुएंट को फिर कहाँ भेज दिया जाता है, सेकेंडरी टैंक में भेज दिया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इफ्लुएंट को एक एरेशन टैंक में से पास करवाया जाता है, वहां पे प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें तो हम, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, इसमें बायोमोलिक्यूल्स का यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहला क्या है, पास थ्रू एरेशन टैंक। यहाँ आ कौन रहा है बच्चों, इफ्लुएंट आ रहा है, जो बचा हुआ वेस्ट था, ठीक है। एरेशन टैंक किसके थ्रू पास करवाया गया, एरेशन टैंक के थ्रू पास करवाया जा रहा है, जहां पे इसमें कॉन्स्टेंटली एयर पंप की जाती है। अब एयर पंप करने की वजह से क्या होता है कि एरोबिक माइक्रोब्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद ये माइक्रोब जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये क्या करते हैं कि जितना भी हमारे इफ्लुएंट का जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करते जाते हैं। जितना बढ़ेंगे उतना ज्यादा इनको एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी पाएंगे कैसे, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करके, जिसकी वजह से क्या होता है, तीसरा पार्ट क्या हो गया, दीज माइक्रोब्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंटली हमारा बीओडी जो है वो डाउन हो जाता है। बीओडी है क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, रिड्यूसिंग बीओडी, रिड्यूसिंग बीओडी, ठीक है। अब जितना बीओडी कम होगा उतना ज्यादा हमारा पानी जो है वो साफ होता जा रहा है, ठीक। तो बीओडी जो है वो जैसे जैसे माइक्रोब्स इसमें से कम करते हैं, बीओडी का जो मेजर है वो ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा उसमें। तो ये तब तक घुमाते रहते हैं हम, तब तक एरेशन टैंक से पास करवाते रहते हैं जब तक इसका बीओडी एकदम कम ना हो जाए, ठीक। उसके बाद से इसको सेटलिंग टैंक में रखा जाता है। कहाँ रखा जा रहा है, सेटलिंग टैंक में। अब ऑर्गेनिक मैटर तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जो वाटर के साथ मिक्स था ऑर्गेनिक वेस्ट वो खत्म हो चुका है। और यहाँ पे क्या होता है, सेटलिंग टैंक्स में यहाँ पे सेडिमेंटेशन होती है, बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो होते हैं वो सेटल हो जाते हैं नीचे जाके। इस सेडिमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, ठीक है। वेयर बैक्टीरियल फ्लॉक्स सेटल, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज कह रहे हैं। इसको एरेशन टैंक में दोबारा डाल दिया जाता है एज अ इनोकुलम। इनोकुलम क्या था, जो कि इनिशियली स्टार्ट करवाता है रिएक्शन, तो उसी के थ्रू दोबारा डाल दिया जाता है। रिमेनिंग जो मेजर पार्ट स्लज है उसको एक लार्ज टैंक में जाना जाता है, जिसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। यहाँ पे दूसरा टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। ये एनारोबिकली ग्रो करते हैं और फंगस जो भी स्लज में प्रेजेंट है वो फंगस उस सबको खत्म कर देते हैं, उन सबको डाइजेस्ट कर जाते हैं।
इस डाइजेशन के दौरान ये बैक्टीरिया जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बायोगैस की तरह यूज किया जाता है एज फॉर मेकिंग फूड। उसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ये सब कुछ को बायोगैस की तरह यूज किया जाता है। अब जो इफ्लुएंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से, वो जनरली उसको रिलीज कर देते हैं रिवर्स में या स्ट्रीम्स में, और ऐसे हमारा पूरा बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो जाता है। ये देखो यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद से इफ्लुएंट को रिलीज कर दिया जाता है वाटर बॉडी में। आपको पता है यहाँ मतलब बहुत सारी जगहों पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। गंगा को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान भी इसी के थ्रू बनाया गया था। इसी जैसा एक पूरा प्लान चलता है जिसमें गंगा को साफ किया जाता है, लाइक दिस ओनली। बहुत सारी मेजर सिटीज में जहां से गंगा बहती है वहां पे ये प्रॉपर प्लान है जो कि गवर्नमेंट ने प्रॉपरली वो किया था। बहुत ज्यादा चल नहीं पाया, अभी भी चल रहा है ऑन अ वेरी लोअर स्केल, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है, हमारे पास प्लांट्स कम है, और वो भी जो है वो भी सही से काम नहीं करते, लेकिन दे आर वर्किंग, काम हो रहा है। जैसे यहाँ का क्या बताऊं मैं, बहुत सारी जगहों मेजर जो सिटीज है जहां से गंगा पास होती है, सच एज वाराणसी में गंगा एक्शन प्लान है जो कि अराउंड भगवानपुर या फिर ऐसे एरियाज में पड़ता है। आपका अगर कभी मन हो तो जाइए, उसको देखिए, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा और यही ये बता भी रहे हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत नदियों में बहुत सारा पानी बहाया जा रहा है। जो मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, कि वो ऐसे ही अपना बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए प्रॉपर अपना वेस्टेज नदियों में बहा देती है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट गुड। और ये आपकी एनसीईआरटी है, मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये आपको पता नहीं है, हो सकता है आपको पता होगा, लेकिन ट्रस्ट मी बच्चों, टुमारो यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और कल जब आपके पास सिंपल बेसिक नेसेसिटी वाली हमारी नदियां नहीं रहेंगी, हवा साफ नहीं रहेगी, आज AQI का आप जानते हो क्या हाल है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि today you are a child, tomorrow you are going to be an adult who can make a difference. So whenever you see this, please tell people ki stop polluting India, stop polluting our earth. इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा प्रोग्राम चलाया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने गंगा और यमुना एक्शन प्लान शुरू किया था। अभी रिसेंटली मैं न्यूज में देख रही थी कि यमुना एक्शन प्लान पूरा तो हो नहीं पाया, फोम, सोचो यमुना में फोम दिखाई देता है, हाउ बैड द सिचुएशन इज राइट नाउ। और उसमें लोग जाते हैं, और जो लोग यहाँ रहते हैं ना, जो लोग बहुत गरीब हैं, जो लोगों के पास रहने को वो नहीं है, स्लम एरियाज के लोग, वो सीधा सीधा उस नदी के बगल में रह रहे हैं, विच कैन कॉज सो मच डैमेज टू देयर बॉडी। लॉन्ग टर्म में इतना बुरा डैमेज होता है कि मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, यही सारी चीजें कि ये गंगा और यमुना एक्शन प्लान के तहत में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को कहा गया, जिसके थ्रू गंगा और यमुना को साफ करने की बात हुई। लेकिन विडंबना ये है मेरे बच्चों कि आप ना, हमारे यहाँ क्या है कि हम ग्रेटर गुड से पहले अपना गुड देखते हैं, और ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट इज वेरी लॉजिकल थिंग कि अपनी अच्छाई देखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैंने कहीं सुना था ये कि जब आप ग्रेटर गुड के पीछे भागते हो ना, तो आप अपने आप अपनी अच्छाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक इट वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि आपको बिजनेस करना है, ठीक है, आपने क्या किया, अपने ग्रेटर गुड के बारे में सोचा कि चलो इको फ्रेंडली हाउसेस बनाते हैं। अब देयर आर मेनी पीपल जो कि ऐसे घरों में रहना चाहते हैं जिसमें जो कि इको फ्रेंडली हो। यो बिजनेस, क्योंकि एक बहुत ही यूनिक आइडिया है, बहुत ही यूनिक आइडिया है, तो लोग इंटरेस्टेड होंगे। ऑलवेज थिंक ऑफ द ग्रेटर गुड इफ यू वांट टू हैव योर ओन गुड, इफ यू वांट टू थिंक अबाउट योर ओन गुड, ऑलवेज डू दैट, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो अब आगे बढ़ते हैं, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन में, बायोगैस है क्या, व्हाट इज बायोगैस? बायोगैस बहुत सारे गैसेस से मिलकर बनी हुई है। अभी हमने जैसे पढ़ा था, मीथेन, CO2 एंड अदर गैसेस। ये बनता कैसे है? तो माइक्रोब जो है वो जब भी अपना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है तो वो अलग अलग तरीके की गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, और यही गैसेस जो है वो हमारा क्या है,
बायोगैस, वही उन्हीं के थ्रू बायोगैस बनता है। अब इसमें क्या है बेटा, अब देखो फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत फॉर्मेशन होता है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बायोगैस। इसके अलावा सर्टेन बैक्टीरियाज एनारोबिकली क्या करते हैं, मीथेन भी प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इन बैक्टीरियाज को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मीथेनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेनोजन। ये भी हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, पिछले साल ही पढ़ा है। ये कौन है, बैक्टीरियाज हैं जो कि मीथेन प्रोड्यूसिंग है। ये जैसे कि मिथेनोबैक्टीरियम, स्लजेस में पाए जाते हैं ये। A lot of cellulosic, even पता है ये एक प्लांट हुआ था, बहुत सारे गाँव में अभी भी पाए जाते हैं, गोबर गैस प्लांट, वहां पे भी ये बायोगैस का प्रोडक्शन हो जाता है। कई बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया यूजुअली कई रूमेन में भी प्रेजेंट होते हैं कैटल के, जहाँ पे सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करते हैं और साथ में क्या करते हैं, सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करते हैं और साथ में एक्सक्रीटा के साथ बाहर आते हैं। तो ये जो काऊ डंग या एक्सक्रीटा है, उसको फिर क्या कहते हैं, उसको एक साथ रखते हैं, उसको फिर उसके दो काम होते हैं। बहुत ही सही आइडिया था ये। इसमें क्या करते थे कि एक अंडरग्राउंड चेम्बर बनाते थे, ऊपर से एक ढक्कन लगाते थे, उसमें ये गोबर वोबर सारा डाल देते थे, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता था मोस्टली, लेकिन गोबर डालना बहुत जरूरी था बिकॉज ये काऊ डंग में बहुत सारा मीथेनोजन पाया जाता है, मीथेनोबैक्टीरियम पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे काऊ के गट में प्रेजेंट होते हैं, तो डंग के साथ बाहर आते थे, तो उसको डालना बहुत जरूरी था। अब ये क्या होता था, वहां पे रहता था, इससे दो फायदे होते थे। पहला तो बायो फर्टिलाइजर बनता था जो कि खेतों में काम आता था, और दूसरा बायोगैस बनती थी इससे। और ये जो गैस थी, इसका यूज लोग यूजुअली कहाँ करते थे, ये खाना वाना बनाने में करते थे। ठीक है, किसके लिए, गोबर गैस प्लांट। हाँ, ये देखो, ये पूरा डायग्राम है जहाँ पे एक डंग टैंक, डंग वाटर, डाइजेस्टर, गैस होल्डर और स्लज। ये स्लज यहाँ से ये गोबर डालते हैं या फिर जो भी कचरा है वो डालते हैं, ये यहाँ जाता है और यहाँ पे फिर ये क्या करता है, एक्सेस वाटर इधर जाता है डंग वाटर के पास डाइजेस्टर में, और फिर यहाँ से गैसेस बनती है, ये गैस इस पाइप के थ्रू जाती है और उसके बाद से फिर इसको वो किया जाता है। ये जो बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी थी वो किसने डेवलप की थी, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, गोबर गैस, सॉरी, गोबर गैस प्लांट की जो वो थी, वो किसने वो की थी, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और साथ में विथ एसोसिएशन विथ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने की थी। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब बायो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं माइक्रोब्स, क्या कर सकते हैं, तो बेटा बायो कंट्रोल का मतलब ही क्या है कि ऐसे, बायो का मतलब लिविंग, तो लिविंग सच एज प्लांट डिजीजेस और पेस्ट को, मतलब वीड्स पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। और कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहला आता है पेस्ट और डिजीज को यूज कैसे कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में the method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemical। अब आजकल देखो, आजकल बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कर क्या सकते हैं कि वीड्स को या पेस्ट से रोका जा सके, तो इसके लिए बहुत सारे माइक्रोब्स आते हैं। इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मर्स क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि इंसेक्ट या पेस्ट इरेडिकेट नहीं हो रहा है, उनको मारा नहीं जा रहा है, इनको मैनेजेबल लेवल पे रखा जा रहा है, ताकि एक पूरा बैलेंस्ड इकोसिस्टम बना रहे। कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस की जगह इनका यूज, जहाँ पे केमिकल्स का यूज किया जाता है उसकी जगह इनको एक उसमें रखा जा रहा है, एक प्रॉपर बैलेंस यूनिट में रखा जा रहा है, इनके ऊपर चेक लगाया जाता है कि बहुत ज्यादा ना हो जाए, जिससे कि अब देखो, जैसे कि बीज है,
एक हमने फार्म लिया, हनी बी का फार्म लिया, और वही हमने बी कीपिंग भी कर दी, ठीक है, तो ये दोनों का फायदा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि द ऑर्गेनिक फार्मर्स क्या करते हैं कि ऑफन पेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि इनसे बेनिफिट निकाल देते हैं। Thus, the use of biocontrol measure will greatly reduce the dependence of the toxic chemicals and pesticide. An important part of biological farming approaches become familiar with various life forms inhabit the field, predators as well, and also their life cycle pattern of feeding and their habitat they prefer. They will help develop a appropriate mean of biocontrol. ठीक है, जैसे कि इनका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर ऑल mostly used to get rid of aphids and mosquitoes respectively. ये लोग ड्रैगन फ्लाइज या बीटल्स रखते हैं ताकि एक्सेस, ये है तो पेस्ट लेकिन क्या करते हैं, ये एक कंट्रोल में रख रहे हैं कि ये मस्कीटोज या फिर ऐसी सारी चीजों को किल करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, बटरफ्लाई और कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया को किया जाता है बीटी। ये ना अभी अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो अगले चैप्टर में ये है बीटी कॉटन के बारे में कि बैसिलस थ्यूनोजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया है जिसको प्लांट के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। वनरेबल प्लांट में ये है, जैसे ही कोई इंसेक्ट इनको खाता है, ये जाके प्लांट इंसेक्ट के गट में एक्टिव हो जाते हैं, ह्यूमन गट में नहीं, इंसेक्ट के गट में एक्टिव हो जाएंगे और उनको किल कर देते हैं। हाँ, जैसे कि कॉटन के प्लांट में अक्सर, क्योंकि कॉटन जब उगा रहे थे फार्मर्स ना, तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम ये देखने को मिली कि ये जो भी इंसेक्ट्स हैं सच एज बटरफ्लाई हो गई या फिर कैटरपिलर्स हो गए, ये कैटरपिलर्स क्या करते थे, बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स ये कॉटन के प्लांट के जो लीव्स थे उनको खा जा रहे थे, जिसकी वजह से कॉटन का प्लांट उग नहीं पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने बायोटेक का यूज करके और एक ऐसा कॉटन का प्लांट बनाया जिसमें ये प्रेजेंट है, बैक्टीरियोथ्यूरोजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब ये वैसे तो कॉमनली ये कुछ होता नहीं है, इससे ह्यूमंस का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जैसे ही लार्वा इसको कैटरपिलर इसको खाता है, कैटरपिलर के गट में जाके टॉक्सिन रिलीज करता है और वो टॉक्सिन कैटरपिलर को किल कर देता है। ठीक है, तो यही है हमारा यहाँ पे, ये कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा एक और है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो है वो फ्री लिविंग फंगी है जो कि यूजुअली रूट के इकोसिस्टम में पाई जाती है। ये कई बैक्टीरिया को वो करने के काम में आती है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरियम, ठीक है, थ्यूरिनोजेनेसिस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बीटी कॉटन। किस पे अटैक करता है ये, कैटरपिलर्स पे। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, ट्राइकोडर्मा। अब ये ट्राइकोडर्मा क्या करता है बेटा, ये ट्राइकोडर्मा जो है फंगस है, ये क्या कहते हैं, रूट के इकोसिस्टम में रह के और कई पैथोजेंस को किल कर देता है। तीसरा एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है बैक्यूलोवायरस। ठीक है, ये बैक्यूलोवायरसेस जो है वो आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं। मतलब ये सिर्फ आर्थ्रोपोड्स पे लाइबल है, जैसे कि न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। दीज वायरसेस जो है वो स्पीसीज स्पेसिफिक बहुत ज्यादा काम आते हैं। जैसे अब आप देखो कि नुकसान तो होगा ही ना, आप सोचो कि हमने एक टाइप का न्यू प्लांट बनाया जो कि कैसा है, जो कि सारी स्पीसीज को किल कर देता है जो कि इनको हार्म करना चाहते हैं। अब अगर हम स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं बनाएंगे तो ह्यूमंस में अगर कोई प्लांट खाने जा रहा है वो ऐसा बायोमोलिक्यूल वाला प्लांट है जिसका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया है, तो वो तो इंसान को भी नुकसान पहुंचाएगा, तो वी कैन नॉट हैव दैट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक बनाते हैं। जैसे कि न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जो है वो क्या करता है, स्पीसीज स्पेसिफिक है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस,
ठीक है। This is specifically desirable when beneficial insects are being conserved to aid of overall integrated program management. इसके और ये किसके तहत बनाया गया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल का प्रोग्राम बनाया, आईपीएम जिसको कहते हैं, जिसमें ये ऐसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर बहुत काम की चीज है बेटा, क्योंकि ना हम जो आजकल पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा बायो मैग्निफिकेशन बढ़ा रहा है कि आप देखो कि छोटे बच्चे जो हैं उनकी आंखें खराब हो गई, उनकी बाल सफेद हो गए, वो सब इसी केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से। तो हमने क्या किया, हमने एक दूसरा अप्रोच ट्राई किया कि भाई माइक्रोब्स इतने तो काम आ ही रहे, एक बार देखते हैं कि बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में कैसे काम आ रहे हैं। तो वही जो हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच है वो ये है कि कई बार ये जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ माइक्रोब्स को यूज किया जाए ताकि वो हेल्प कर पाए टू डिक्रीज द पोल्यूशन, डिक्रीज बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये जो है वो क्या करें, और साथ में इनका भी अपना काम चलता रहे। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहला क्या हो जाएगा, राइजोबियम। राइजोबियम राइजोबियम क्या करता है बेटा, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो भी हैं, जो भी दलहन वाले प्लांट होते हैं, उनके रूट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेता है, और ये क्या करता है, उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है। नाइट्रोजन की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो उनको, क्योंकि एनवायरमेंट से प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो ये क्या हेल्प करता है उनका नाइट्रोजन को फिक्स करने में, मतलब नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करके प्लांट तक पहुंचाने में। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो गया एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर। ये जो दो बैक्टीरियाज हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, ये सारे बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, माइकोर्जिया, माइकोराइजा, ये फंगस है, ठीक है। ये माइकोराइजा जो है वो क्या करता है, ये फंगल सिम्बायोटेंट है जो कि फॉस्फोरस सॉइल से एब्जॉर्ब करके और प्लांट को पहुंचाता है। ये जो होते हैं प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन, सो अदर बेनिफिट आल्सो, जैसे कि रूट बोर्न पैथोजन से बचाते हैं ये सारे, ये टॉलरेंस बढ़ाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रॉट, सैलिनिटी मतलब जमीन में अगर नमक ज्यादा हो गया है तो उससे बचाते हैं, और साथ में ओवरऑल प्लांट ग्रोथ तो बढ़ाते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टर जो है वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है साइनोबैक्टर का। साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एनाबेना, नॉस्टॉक, एनाबेना, नॉस्टॉक एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं मेरे बच्चों। ये क्या करते हैं, सॉइल में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं वो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। हमारी कंट्री में अभी बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कमर्शियली मार्केट में, और फार्मर्स जो है वो इनको रेगुलरली यूज भी कर रहे हैं। और ऐसे खत्म होता है हमारा चैप्टर। चलो भैया आके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन करके और उसके बाद से देखते हैं क्या। एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब 3 इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज कर रहे थे, याद करो। सबसे पहला 4 एक्चुअली, सबसे पहला बेवरेजेस बनाने के लिए, दूसरा एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, तीसरा एंजाइम्स, और चौथा स्टेन्स बनाने के लिए, ऑर्गेनिक एसिड्स भी, सॉरी। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के काम में आता है, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस जो कि एथेनॉल प्रोड्यूस करता है। एंटीबायोटिक्स जिसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रूअर्स ईस्ट भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मेरे बच्चों, ब्रूअर्स ईस्ट भी कह रहे हैं। एंटीबायोटिक बनाने के काम में जैसे कि पेनिसिलिन नोटेटम, इसके अलावा डिक्लोफेनाक लिख सकते हो, या फिर और भी चीजें हैं। तुम तो कमेंट करने ही वाले हो, कमेंट करके बताना मुझे, बिकॉज यू आर आधा डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर। ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने के काम में आता है सच एज सिट्रिक एसिड,
एसिटिक एसिड। एंजाइम्स बनाने के काम में आते हैं जैसे कि लाइपेज, प्रोटेज, पेक्टिनेज। और स्टेन्स बनाने के काम में आते हैं जैसे कि मोनिस्कस परप्यूरस जो है वो स्टेन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करता है। और ऐसे मेरे बच्चों खत्म होता है ये चैप्टर। आई होप बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, आपको समझ आया होगा। कुछ भी ना समझ में आए तो डू कमेंट, आस्क अस, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। बाकी इसके नोट्स आपको तो पता ही है कहाँ से मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे इसके नोट्स डाल दिए गए हैं। तो गो देयर, हैव द नोट्स, अच्छे से पढ़ाई करो नए साल में नए जोश नए उमंग के साथ। और वापस मिलते हैं इसी जोश इसी उमंग के साथ अगली क्लास में।